एक दिवसीय प्रशिक्षण सत्र मानवाधिकार क्या हैं? 2000 वर्ष पूर्व से आज तक। मुख्य वक्ता डॉक्टर मनमोहन जोशी। विश्व मानवाधिकार अनुसंधान परिषद, जो कि 5 वर्षों से निरंतर मानवाधिकारों के संरक्षण एवं कानूनी सहायता के क्षेत्र में कार्यरत विश्व स्तरीय संगठन है, के द्वारा ये महत्वपूर्ण ट्रेनिंग सेशन आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर देश के प्रख्यात विधि विशेषज्ञ, वरिष्ठ अधिवक्ता, विधि शिक्षक, लेखक एवं प्रेरक वक्ता डॉक्टर मनमोहन जोशी मुख्य वक्ता के रूप में आज हमारे प्रतिभागियों का मार्गदर्शन करेंगे। मानव अधिकार, ह्यूमन राइट्स पर बोलने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है। मतलब इतना कि मैं मानव अधिकारों पर भी 25 घंटे से ज़्यादा बोल सकता हूँ। आप लोगों को रेखा मैम ने बताया ही 25 आवर्स 35 मिनट्स नॉन स्टॉप स्पीकिंग का मेरे नाम पर वर्ल्ड रिकॉर्ड है। लेकिन आज मैं ऐसा कुछ कहकर आपको परेशान नहीं करूँगा, मैं बहुत कम शब्दों में अपनी बात रखता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि जब हम मानव अधिकारों के बारे में बात करते हैं, ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करते हैं, तो कुछ बातों को समझने की ज़रूरत है। सबसे पहला तो ये कि ह्यूमन है कौन? दूसरा राइट्स है क्या? और तीसरा ये ह्यूमन राइट्स क्या भला है? क्योंकि जब हम ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करते हैं, तो कई बार यूपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस इन बिटवीन ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल राइट्स? लोग समझते हैं कि देयर इज़ एन आयरन वॉल इन बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड द ह्यूमन राइट्स। लेकिन इसके लिए आपको कुछ डेफिनिशंस को देखना होगा। सबसे पहले तो आपको जाना होगा 1993 के प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट सेक्शन 21 डी में। जहाँ लिखा हुआ है कि मानव अधिकार और कुछ नहीं है, ये वो अधिकार हैं जो भारतीय संविधान द्वारा प्रत्याभूत हैं। राइट्स विच आर गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एक तो परिचय इसका ये है। दूसरी बात लिखी है विच आर द पार्ट ऑफ इंटरनेशनल कवर्नेंस, जो अंतर्राष्ट्रीय संविधाओं के भाग हैं। तीसरी बात लिखी है विच कैन बी एनफोर्सिबल इन द कोर्ट्स ऑफ इंडिया, जिसको आप न्यायालयों में भारत में प्रवर्तन करवा सकते हैं। एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ह्यूमन डिग्निटी एंड इंटीग्रिटी, मानव के गरिमापूर्व जीवन के लिए जो बातें आवश्यक हैं। दिस इज द ब्यूटीफुल डेफिनेशन गिवन इन सेक्शन 21D ऑफ 1993 प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट। लेकिन इसके थोड़ा पहले और जाते हैं तो हमको पता चलता है कि मानव अधिकारों के नाम पर एक यूनिवर्सल डिक्लेरेशन भी हमारे पास है, जो 1948 में आया है। थोड़ा-सा और पीछे चलते हैं, तो 18th सेंचुरी में पता चलता है कि बिल ऑफ राइट्स अमेरिका में आता है। थोड़ा-सा और पीछे चलिए तो 13th सेंचुरी में लगभग 1215 वो साल हमको मिलता है, 1215, जहाँ इंग्लैंड में वहाँ के जो सामंत थे, फ्यूडल लॉर्ड्स थे, उन्होंने वहाँ के सम्राट जॉन से कुछ अधिकारों की माँग की और उनको वो राइट्स मिले। और थोड़ा पीछे ले जाता हूँ आपको तो 534 बीसी, मतलब सोचिए कितना पहले, पर्शियन एक योद्धा थे, जिनका नाम है साइरस। उन्होंने पके हुए मिट्टी के मर्तबान में कुछ राइट्स लिखवा दिए, जिसमें क्या लिखा था पता है? हम सब स्त्री पुरुष आपस में समान हैं। बाप रे! सोचो 534 बीसी से लेकर अभी प्रेजेंट 2026 तक हम स्त्री पुरुष समानता की बात कर रहे हैं। और ये कोई अच्छी बात नहीं है। उसका रीजन है कि इतने वर्षों में, 2-2,500 साल के इतिहास में भी हम कुछ लोगों को समाज में बराबर का स्थान नहीं दे पाए। आज भी समाज उन्हीं बातों पर लड़ रहा है, उन्हीं बातों पर झगड़ रहा है, और अभी भी हम समानता की बात कर रहे हैं। जब हम समानता के बारे में बात करते हैं तो कुछ लोग प्रश्न उठाने लग जाते हैं। कहते हैं अभी आजकल जो चीजें चल रही हैं कि महिलाओं को थोड़ी-सी लिबर्टी मिली है, तो देखिए उसका क्या यूज़ हो रहा है। हाँ, पतियों को मारा जा रहा है, काट करके ड्रम में डाल दिया जा रहा है, खाई से नीचे फेंक दिया जा रहा है। ऐसी बातें करते हुए लोग सुनाई पड़ते हैं। और ये कौन लोग हैं पता है? ये वो लोग हैं जिनके आँख से पैट्रियार्की का चश्मा हटा नहीं है। ये पितृसत्तात्मक समाज की सोच है। क्योंकि कौन क्या कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है के परे आपको मैं समझा दूँ कि भारत में अगर आज की डेट में, स्वागत है निहारिका। अच्छा लगा आपको देखकर। कुछ लोगों को देखता हूँ तो समझ में आया कि लोग सुन रहे हैं, अदरवाइज़ मुझे लग रहा है कि मैं अपने लैपटॉप को और कैमरे को ही पढ़ा रखा हूँ। आप सुनते रहें। भारत में अगर आज की डेट में 100, ये एनसीआरबी का डेटा है, 100 हीनियस क्राइम्स अगर हो रहे हैं, तो आपको बता दूँ 3.7% हैं जो महिलाएँ कमिट कर रही हैं। मतलब 97% जो ऑफेंस है वो आदमी कमिट कर रहा है। उसके बाद भी हम अगर ऐसी बातें करेंगे तो शायद हमको बचना चाहिए। अब जब हम मानव अधिकारों के बारे में बात करते हैं, वापस लिए चलता हूँ मैं आपको कि क्या ह्यूमन राइट्स है। एक डेफिनेशन मैंने आपको दिया जो कि 1993 के प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट से निकल कर आता है। एक 2011 का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, रामदेव वर्सेस कांता दास का एक मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मानव अधिकार है क्या? तो सुप्रीम कोर्ट ने 3 बातें बताई है जो आपको ध्यान रखना है। पहला, सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो अधिकार जो इनहेरेंट है। इनहेरेंट का मतलब है वो अधिकार कोई देगा नहीं। ध्यान रखिए, फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है।
लेकिन ह्यूमन राइट्स कोई किसी को नहीं देता। इसका मतलब है कि बाय बर्थ, बिकॉज यू हैव टेकन बर्थ एज अ ह्यूमन, द राइट इज बेस्टोड टू यू, आपको वो अधिकार मिल गए हैं। इसीलिए ह्यूमन राइट्स को जन्म से अधिकार कहा जाता है, बर्थ राइट। इसीलिए इसे नेचुरल राइट कहा जाता है, नैसर्गिक अधिकार। इसलिए इसे प्रकृति प्रदत्त अधिकार कहा जाता है, द राइट विच इज गिवन बाय नेचर। क्योंकि आप ह्यूमन बने हैं, इसमें आपका कोई हाथ नहीं है, ये प्रकृति है जिसने तय किया कि आप ह्यूमन बनेंगे। आप गधे बन सकते थे, आप कुछ भी और बन सकते थे, तो हम ह्यूमन बने हैं, इसलिए हमको ये अधिकार मिले हैं। तो कोर्ट ने कहा इट इज इनहेरेंट। दूसरी एक बड़ी प्यारी सी बात कोर्ट ने कही, ये अधिकार जो है ये नॉन ट्रांसफरेबल है। और आपको बता दूं, यूडीएचआर 1948 आर्टिकल 16 एक अधिकार देता है हमको, वो है विवाह का अधिकार, राइट टू मैरी। मैं कुछ बातें आपको बहुत सारी बताते जाऊंगा, ध्यान से सुनते जाइएगा, क्वेश्चन नोट करिएगा, लास्ट में आपके सारे क्वेश्चन डील करना चाहूंगा। अब एक क्वेश्चन, कई बार इंटरव्यू के लिए बच्चे मेरे पास में आते हैं और जो कहते हैं राइट्स के बारे में या विमेन एम्पावरमेंट के बारे में जो बातें करते हैं, मैं उनसे एक साधारण सा प्रश्न पूछ लेता हूँ, खासकर लड़कियों से पूछता हूँ कि आपके विवाह के लिए वर कौन ढूंढेगा, हु इज गोइंग टू फाइनलाइज द ग्रूम फॉर यू। तो लड़कियां अपने आप को समझदार बताने के लिए शायद ऐसा बोलती होंगी, या क्या पता उनके मन में होता होगा, कहते हैं माता पिता ढूंढेंगे। ह्यूमन राइट्स की डेफिनेशन है विच इज नॉन ट्रांसफरेबल। आप अपने अधिकारों का अंतरण नहीं कर सकते। यू हैव टू यूटिलाइज एक्सरसाइज योर राइट्स बाय योरसेल्फ। और आर्टिकल 16 यूडीएचआर 1948 क्लियरली कह रहा है कि आपके पास राइट टू मैरी एज अ फंडामेंटल राइट, ह्यूमन राइट है, और उसका उपयोग किसको करना है, आपको करना है। तो जो लोग अधिकारों के बारे में बात करते रहते हैं जोर जोर से, वो इतनी सी आसान सी बात को नहीं समझते हैं। फिर दूसरी बात आगे लिए चलता हूं आपको मैं, क्या क्या हुआ, इनहेरेंट, नॉन ट्रांसफरेबल, नॉन चेंजेबल। कोई भी ये अधिकार आपसे नहीं छीन सकता। और ध्यान रखने की बात है, मजे की बात यह है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये बाउंड्रीज देश की सीमाओं में नहीं बंधा हुआ है, मतलब यूनिवर्सल है ये अधिकार। यूनिवर्सल का मतलब है कि जो अधिकार मुझे यहाँ पर में है, जो अधिकार भारत को है, जो अधिकार अभिजीत को है, जो अधिकार रेखा जी को है, वही अधिकार डोनाल्ड ट्रंप को है, वही अधिकार शाहरुख खान को है, और वही अधिकार जो है पाकिस्तान के किसी जेल में बंद अपराधी को भी होगा। ह्यूमन को ये राइट है, ह्यूमन राइट। ये बात और है कि लंबे समय से इसको लेकर बहस चलती है, ध्यान रखना। एक बहस में लेकर आता हूँ, फिर ह्यूमन राइट्स के बारे में आर्टिकल वाइज बात करूंगा। 30 आर्टिकल्स पूरे 1 घंटे के भीतर आपको बहुत कम शब्दों में समझा जाऊंगा, जो यूडीएचआर से निकल कर आता है। तो हम आते हैं, एक घटना घटी 2014-15 की घटना है। हुआ ये कि जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ की एक बटालियन जा रही थी, उनका कैरवान जा रहा था। कुछ लोगों ने रास्ते में उनको रोका, जो स्टोन पेल्टर्स होते हैं, और उन्होंने उन पर पत्थर बरसाना शुरू कर दिया। मेजर गोगोई, ये बहुत रिनाउंड केस है, मतलब बहुत चर्चा का विषय बना, न्यूज में आया था, अगर आपने सुना हो। मेजर गोगोई उस पूरे कैरवान को लीड कर रहे थे। उन्होंने भीड़ में से एक आदमी को उठाया, गाड़ी के बोनट पे बांध दिया और कहा कि अब पत्थर बरसाओ, और गाड़ी आगे निकाल कर ले गए। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने इस बात का कॉग्निजेंस लिया। उन्होंने कहा ये तो मानव अधिकारों का हनन है। और केंद्र की सरकार, क्योंकि जो आर्म्ड फोर्सेस हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, तो उनको आदेश दिया, पहला कि ये जो मेजर गोगोई साहब हैं इनको कहीं और ट्रांसफर किया जाए, और दूसरी बात ये कही कि उस आदमी को 10 लाख रुपए का कंपनसेशन दिया जाए। ये बात बहुत बहस में आई, पर बात ये आई कि क्या मानव अधिकार केवल आतंकवादियों का होता है क्या, आर्मी के मानव अधिकार कहाँ गए, ऐसी वाली बातें निकल कर आती हैं। जब कभी ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करते हैं तो ध्यान रखना, लोग दो धड़ों में बैठ जाते हैं, किसके ह्यूमन राइट्स है। तो ह्यूमन राइट्स, ध्यान रखिए, ह्यूमन, ईच एंड एवरी ह्यूमन हैज ह्यूमन राइट। और अगर एक बात और समझा दूं, जब इस पर बहस होती है, कि जैसे मान लेते हैं, अगर आप कह रहे हैं कि ये बढ़िया काम हुआ, बहुत बढ़िया किया गोगोई साहब ने, एक एक धड़ा ये कह रहा है बढ़िया काम किया, इसका मतलब क्या है कि मान लो कोई एक आदमी रास्ते में किसी को कोई ऑफेंस कर रहा हो, कोई रेप कर रहा हो, कोई मर्डर कर रहा हो, और पुलिस आकर के उस आदमी को जान से मार दे, या पुलिस आकर उसको डंडे से मारना शुरू कर दे, जैसा कि कई बार हम देखते हैं पुलिस करती है, तो पुलिस बढ़िया काम कर रही है क्या? ध्यान रखना, हमको लॉ के नजरिए से सोचना है, इमोशनल फूल बन के बिल्कुल नहीं सोचना है। लॉ और इमोशन साथ साथ नहीं चलेंगे। लॉ देखेगा अपने विटनेसेस के आईज से। जर्मी बेंथम साहब कहते हैं कि विटनेसेस आर द आईज एंड ईयर्स ऑफ जस्टिस। तो हमारी आंखें कौन होंगी? वो विटनेसेस होंगे। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हैदराबाद में एक घटना घटी, 3-4 साल पहले की घटना है, आपने भी सुना होगा। एक लड़की का रेप हुआ हैदराबाद में, और उसको जलाकर मार दिया गया। 4 लड़के अरेस्ट हुए। रात को 3 बजे पुलिस इन 4 लड़कों को लेकर जाती है घटनास्थल पर, साइट पर, और रिक्रिएट करना चाहती है साइट। पुलिस ये बताती है कि ये लड़के पिस्टल छीनकर भाग रहे थे और उन 4 को गोली मार दी। जब इन 4 को गोली मारी गई, बता दूं आपको मैं, तो देश भर में उनका सम्मान हुआ।
न्यूज में चैनल्स में आ गया कि सिंघम गाना चल रहा है, सिंघम, और ये चारों पुलिस वाले आ रहे हैं। मैं उस समय लाइव आया था और मैंने क्या कहा था पता है? अगर ये चारों दोषी हैं और उनको गोली मारी गई है, तो यार ये तो बढ़िया बात है, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो दोषी है तय कौन करेगा? ये तो कोर्ट तय करेगी। और सबसे डरावनी बात क्या है पता है? कि क्या किसी रेपिस्ट को बचाने के लिए तो इन चारों को गोली नहीं मार दिया गया? ये है लीगल एंगल, ये है लॉ का नजरिया। क्योंकि कौन अपराधी है, कौन नहीं है, ये तो कोर्ट तय करे, इसीलिए तो कोर्ट है। या तो बढ़िया काम ये करते हैं, कोर्ट सारे बंद कर देते हैं, पुलिस को राइट दे दो, जिसको जहां गोली मारना है मारती रहे। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, लॉ ऐसे नहीं चलता, लॉ इमोशंस पर नहीं चलता। और मैंने देखा लोग ये कह रहे थे कि सारे देश की पुलिस को ऐसे काम करना चाहिए, सैल्यूट है इन पुलिस वालों को। क्या बकवास हम कर रहे हैं, हमको सोच समझ के बात करना चाहिए। अगर हम ह्यूमन राइट्स के एंगल से बात कर रहे हैं, अगर हम लॉ के एंगल से बात कर रहे हैं। और मैं इस बात को बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से कहना चाहता हूँ कि इस तरह से सड़कों पर न्याय नहीं होगा, न्याय तो कोर्ट में होगा। अगर आपको मेरी बातें ठीक ठीक समझ में आ रही हैं। अब आते हैं ह्यूमन राइट्स पर। बेसिक ह्यूमन राइट्स क्या है? 1948 में, सबसे पहली बात तो 1945 में यूएन बना। आप सबको ये पता होगा, थोड़ी सी हिस्ट्री में लिए चलूं। यूएन का एक विंग बना जिसका नाम है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। उसकी पहली जो चेयरपर्सन बनाई गई एलियोनोर रूजवेल्ट। बहुत, शी वाज अ ब्लू स्टॉकिंग, बुद्धिमान विदुषी महिला थी वो। और उन्होंने बनाया, एक ड्राफ्ट तैयार किया जिसमें 30 ह्यूमन राइट रखे गए। कमाल की बात यह है कि कोई भी अधिकार इसके परे नहीं आता, जितने भी अधिकार हैं यहाँ हैं। और मजे की बात तो ये है, इसमें बहुत सारे राइट्स अभी भी हमको एज अ फंडामेंटल राइट नहीं मिले हैं भारत में। जैसे आर्टिकल 1 आप देखें, आर्टिकल 1 रेड विद आर्टिकल 7, दो आर्टिकल है हमारे पास में। आर्टिकल 1 राइट टू इक्वलिटी की बात करता है, और आर्टिकल 7 जो है, ये हमको बात बताता है कि हर किसी को इक्वल प्रोटेक्शन मिलने वाला है। देखिए क्या बढ़िया बात है। आर्टिकल 1 सीधा सीधा बात कह रहा है कि हम सब फ्री हैं, जन्म से ही हम स्वतंत्र हैं। और दूसरी बात ये कह रहा है कि हम सब इक्वल हैं। जब हम स्वतंत्र शब्द की बात करते हैं तो ध्यान से समझना, स्वतंत्र शब्द का मतलब ये नहीं होता है कि जो मैं करना चाहूं वो मैं करूंगा। मैं कुछ बातें आपको समझा रहा हूं, प्लीज नोट डाउन करना। कुछ बातें हो सकती हैं आपके सोच के एकदम अगेंस्ट हो, और मैं जो भी कह रहा हूं बहुत सोच समझ कर बोल रहा हूं, और मैं लॉजिक, तर्क और लॉ तीनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा, ठीक है? मैं चाहता हूं कि आज की इस बातचीत के बाद आपके कुछ दिमाग के धागे खुले, आप कुछ दूसरे डायमेंशन में सोचना शुरू करें। एक और घटना मैं लेता हूं। अगर आप में से कोई अभी अगर आंसर देना चाहे तो मैं चाहूंगा आप आंसर दें कि मैं क्या पहनूंगा, कौन से कपड़े में पहनूंगा। आज देश में इस बात की बहस है, मैं क्या पहनूं, मैं क्या खाऊं। ये राइट टू चॉइस में आ गया है। क्या आप में से कोई बता सकता है कि ये जो राइट टू चॉइस है, ये जो फ्री चॉइस है हमारे पास में, ये कौन से यूडीएचआर के आर्टिकल से निकल कर आता है या फंडामेंटल राइट्स में कहां आता है? एनीवन इफ यू चूज टू, एनी ऑफ यू। राइट टू लिबर्टी। राइट टू लिबर्टी अंडर विच आर्टिकल? अच्छा जी। राइट टू लिबर्टी सर, नहीं, आर्टिकल इज नॉट क्वाइट, नॉट बिल्कुल ध्यान में नहीं है सर। एक क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए, इसका आंसर तो आपके पास होगा ही। बहुत आसान सा प्रश्न है, आप क्या पहनेंगी ये कौन तय करेगा? जी सर, आप क्या पहनेंगी ये कौन तय करेगा? माई सेल्फ, खुद हम तय करेंगे। खुद तय करेंगे, बहुत बढ़िया। अब मैंने बताया मैं कुछ ऐसी बातें बोलने जा रहा हूं जो आपके दिमाग के धागे खोल दे। पहली बात तो ये है कि हम क्या पहनेंगे, ये आर्टिकल 19(1)(a) इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसे कहते हैं राइट टू एक्सप्रेस इन स्पीच। क्या पहनेंगे, हम क्या खाएंगे, ये आर्टिकल 21 का पार्ट है, राइट टू चॉइस टू ईट, जिसपे आप लिबर्टी कह रहे हैं, इसे कहते हैं लिबर्टी, पर्सनल राइट टू पर्सनल एंड लिबर्टी की बात यहाँ पर आती है आर्टिकल 21 में। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, उसे कहते हैं जीवन और प्राण का अधिकार, देह का अधिकार। मुझे अधिकार मिलता है कि मैं क्या खाऊंगा, मैं क्या पहनूंगा, आर्टिकल 19(1)(a) से आता है। ये दोनों ही बातें आर्टिकल 1 यूडीएचआर 1948 से आती हैं। लेकिन 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 एक बात ध्यान से समझिए, नो राइट इज एब्सोल्यूट। एक विद्वान को सुनिए जिनका नाम है जेम्स मैडिसन। ये कहते हैं वेयर माई नोज बिगिंस योर राइट सीजेस, जहां मेरे नाक शुरू होती है वहां से आपके अधिकार खत्म हो जाते हैं। अब आप एक एग्जांपल सुनिए, मैं देता हूं आपको, सुन करके आपको समझ में आएगी ये बात। 2014 की घटना है। एक व्यक्ति थे हमारे देश में, मनोहर पर्रिकर साहब, हमारे फॉरेन मिनिस्टर रहे, गोवा के सीएम रहे, बहुत विद्वान व्यक्ति थे। और उन्होंने जब नई सरकार बनी 2014 की, तो 2012-13 में कुछ घटनाएं घटी। 2012 में निर्भया रेप वाला मामला हुआ। निर्भया रेप के बाद 2013 में जस्टिस जेस वर्मा कमेटी की रिपोर्ट पर हमको जो है नया एंटी रेप लॉ मिला। आप सबको जानकर आश्चर्य होगा, जैसे ही एंटी रेप लॉ आया उसके बाद जो रेप के ऑफेंसेस थे उसमें 33% हाइक हो गई, 33% का इजाफा हो गया।
एनसीआरबी 2025 का डेटा बता रहा है कि भारत में हर 17 मिनट में रेप हो रहा है। 2014 में मनोहर पर्रिकर साहब, जो कि जिम्मेदार आदमी थे, अभी उनकी डेथ हो गई, स्वर्गवासी हो गए, उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया। कहा कि जो रेप की घटनाएं घट रही है वो महिलाओं के पहनावे के कारण घट रही है। ये बात न्यूज़पेपर में छपी। जिस दिन ये बात न्यूज़पेपर में छपी, उस दिन मेरा एक लेक्चर था, यहाँ होशंगाबाद मध्य प्रदेश में एक जगह है, वहां के डिग्री कॉलेज में, गर्ल्स डिग्री कॉलेज में मेरा लेक्चर था। उसी दिन ये पेपर में छपा था। मैं कॉलेज में पहुंचा लेक्चर देने के लिए, और मेरी कोशिश ये होती है कि जब भी मैं लेक्चर में जाऊं तो मैं अपने अटायर में होता हूं, क्योंकि आपके पास राइट टू चॉइस है, मेरे पास भी है। तो मैं ब्लेजर टाई कपड़े पहन कर जाता हूं। मैं वहां गया और वहां मैंने एक क्वेश्चन पूछा पूरी क्लास से। लड़कियां बैठी थी, फीमेल टीचर्स थे। मैंने कहा आप सब क्या पहनेंगे, कौन तय करेगा? सबने एक सुर में कहा हम तय करेंगे, जैसा कि अर्चना जी ने भी कहा। फिर मैंने एक क्वेश्चन पूछा, मैं कैसा लग रहा हूँ? सबने कहा सर बहुत अच्छे लग रहे हो। मैंने कहा कल सुबह मैं जॉगिंग में जाना चाहता हूँ ये कपड़े पहनकर, जॉगिंग करने, कैसा है? सबने एक सुर में कहा ना। मेरा क्वेश्चन ये था, भाई आप क्या पहनोगे ये आप तय करोगे, और मैं क्या पहनूंगा ये भी आप तय करोगे। हेलो, आपको कहना चाहिए आप जो करना है करो, भाड़ में जाओ। शायद ऐसी बात करते मैं खुश हो जाता, वाह यार ये समझदार बच्चे बैठे हुए। क्या कहा? नहीं, ये कपड़े पहनकर आप जॉगिंग में नहीं जा सकते। अच्छा, तो जॉगिंग में क्या पहनकर जा सकते हैं? उन्होंने ही कहा, बोले सर जॉगिंग के कपड़े होंगे, स्पोर्ट्स शूज होगा, लोअर टी शर्ट होगा। शाबाश। इसका मतलब ये है कि हम क्या पहनेंगे ये हम कभी तय नहीं करती, ये गलत जानकारी आप सबको दी जा रही है। हम क्या पहनेंगे ये तय करता है ओकेजन, ये तय करता है देश, ये तय करता है काल, ये तय करता है समाज। हम नहीं तय करते, कभी नहीं। अदरवाइज मैं क्यों ये जैकेट कोट पहन के बैठा हूं? मस्त लोअर टी शर्ट में आता, आपको बनियान में लेक्चर दे रहा होता। क्यों रेखा जी जो है साड़ी पहन कर आई हैं, मतलब उनके पास राइट टू चॉइस नहीं है, वो किसी की गुलाम है ऐसा लग रहा है? नहीं, हमको गलत जानकारियां दी गई है। इसका एक अच्छा एग्जांपल और देता हूं मैं। हम में से बहुत सारे लोग जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम सब आपस में मान लो फ्रेंड हैं। हम यहाँ लेक्चर के बाद बाहर निकले तो हमारा एक दोस्त रास्ते में दिखा, नाले में से कचरा उठा के खा रहा है। तो हम क्या कहेंगे? वाह, आपके फंडामेंटल राइट्स का आप यूज कर रहे हो, ऐसा कहेंगे? ताली बजाएंगे, वाह ही इज हैविंग राइट टू चॉइस। नहीं नहीं नहीं, अगर वो हमारा दोस्त है, हम सबसे पहले उसको शायद चांटा ही लगा दे, पागल है क्या कर रहा है? तो क्या कहेगा खड़े होकर? मेरे राइट टू चॉइस है, तुम कौन हो? नहीं नहीं नहीं, हम तो उसको डांट लगाएंगे, भाई तू गलत खाना खा रहा है। हम तो उसको हॉस्पिटल ले जाएंगे, शायद ये मेंटली इल है। तो दीज आर दी रेस्ट्रिक्शंस, ये जो मैं बताना चाह रहा हूं आपको। नो फंडामेंटल राइट, नो ह्यूमन राइट इज एब्सोल्यूट, इट कम्स विद सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस। बट वी शुड एट द टाइम जब हम रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, वी शुड ऑल्सो रेस्पेक्ट राइट टू चॉइस एंड राइट टू व्हाट द पर्सन इज वियरिंग। लेकिन ध्यान रखिए, एक तरफा नहीं होगा। मुझे उम्मीद है कि मैं बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ बहुत सारी बातें रख पा रहा हूँ। आर्टिकल 2 में साफ साफ बात लिखी हुई है कि हर कोई इक्वल है, इक्वलिटी की कहानी है। आर्टिकल 7 इक्वल प्रोटेक्शन की कहानी कर रहा है, बहुत आसान सी बात है। आर्टिकल 3 में आप जाइए तो राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी की कहानी है, राइट टू चॉइस यहाँ से आता है। आर्टिकल 4 यूडीएचआर में जाइए तो यहाँ पर लिखा है कोई किसी का स्लेव नहीं होगा, गुलाम नहीं होगा। गुलामी खत्म कर दी गई है, स्लेवरिट्यूड खत्म कर दिया गया है, दास प्रथा खत्म कर दी गई है। आर्टिकल 5 राइट टू फ्रीडम फ्रॉम एनी काइंड ऑफ टॉर्चर की बात करता है, कोई किसी का प्रताड़ना नहीं। ध्यान रखना कुछ बातें, जब मैं कह रहा हूं कोई शारीरिक प्रताड़ना, फिजिकल टॉर्चर कोई किसी को नहीं देगा। कोई किसी को नहीं देगा मतलब कोई किसी को नहीं देगा। पुलिस किसी को टॉर्चर नहीं कर सकती, आतंकवादी को भी नहीं कर सकती। हेलो, पिताजी बच्चे को नहीं कूट सकते। मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है। अभी बीच में इंटरव्यू चल रहे थे, मैंने एक स्टूडेंट को पूछा, एक क्वेश्चन पूछा कि मान लो कोई टीचर अपने स्टूडेंट को डिसिप्लिन में रखने के लिए नील डाउन करवाता है, घुटने टिकवा रहा है, कह रहा है कि तुम डिसिप्लिन में नहीं हो, या कहता है हैंड्स अप खड़े होकर करके, हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ। शायद हम सबके साथ ऐसा हुआ होगा, और अगर आपके पास नहीं हुआ है तो आप अपने टीचर्स को धन्यवाद बोलो। तो क्या ये ऑफेंस है? और लॉ का स्टूडेंट कह रहा है नहीं सर ये ऑफेंस नहीं है, क्योंकि टीचर ऐसा कर सकता है टू मेंटेन द डिसिप्लिन। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट पढ़िए 2015 का, चाइल्ड राइट्स लॉ पढ़िए 2003 का। ये जो हमारे पास डॉक्यूमेंट है 2003 चिल्ड्रन चार्टर 2003 का डॉक्यूमेंट है, 2015 का डॉक्यूमेंट है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, जो कह रहा है कि कोई माता पिता टीचर अपने बच्चे को टॉर्चर नहीं कर सकते, और टॉर्चर में फिजिकल और मेंटल दोनों टॉर्चर आता है। और ये बात सोचो, जो बात हमको 2015 में आकर मिल रही है जेजे एक्ट में, आप सोचिए वो बात आर्टिकल 5 यूडीएचआर में 1948 में लिख दी। बाप रे, मतलब वो कितना आगे चल रहे हैं और अभी तक इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं ना। अगर आप किसी माता पिता को बोलिए कि आप अगर हाथ उठा रहे हो बच्चे पर, 3 महीने की जेल है, तो लड़ जाएगा आपसे, बोलेगा मेरा बेटा है। नहीं, वो समाज का भविष्य है, वो देश का भविष्य है। आपका बेटा होगा, बिल्कुल आपने
उसको दुनिया में लाए होंगे आप, बिल्कुल पॉसिबिलिटीज है, लेकिन कहानी ये है कि वो देश का भविष्य है। इतनी सी बात हमको समझनी चाहिए। आर्टिकल 6 साफ-साफ ये कह रहा है, एवरीवन हैज राइट टू रिकॉग्नाइज बिफोर द लॉ एज अ पर्सन। हर किसी को व्यक्ति के रूप में, कानून के समक्ष व्यक्ति के रूप में पहचाना जाएगा, इसका अधिकार है। जब हम कहते हैं व्यक्ति के रूप में पहचाना जाएगा, तो कोई है क्या जिसको व्यक्ति के रूप में नहीं पहचाना जा रहा था? आंसर है हाँ। 2 लोग हैं, ध्यान रखिए। एक है गुलाम, स्लेव। आज की डेट में स्लेवरिट्यूड खत्म हो गया है। अदरवाइज पहले गुलामों को खरीदने बेचने के लिए मंडियां लगती थी। इवन ऑस्ट्रेलिया में 1931 तक गुलाम खरीदे बेचे जाते थे। अब आप गूगल करें तो देखेंगे, जो वहां के जो लोग थे, ओरिजिनल ट्राइब्स, उनको गुलाम की तरह काम करवाया जाता था और चेन से बांध कर रखा जाता था, जैसे आज हम कुत्तों को बांध के रख रहे हैं, गाय को बांध के रख रहे हैं। और ये बात 18 सेंचुरी की नहीं है, 1931 में जाकर वहां पर ये स्लेवरिट्यूड का लॉ जाके खत्म हुआ है। तो ये स्लेवरिट्यूड वाली कहानी खत्म हो गई। तो गुलामों को नहीं समझा जा रहा था। और भी लोग हैं, महिलाएं, जिनको व्यक्ति नहीं समझा जा रहा था। आपको बता दूं, कुछ डेटा आपको देता हूं। 1951 में भारत में पहले आम चुनाव होने वाले थे। तो अभी जो एसआईआर हुआ ना, वैसे वोटर लिस्ट तैयार हो रही थी। आप गूगल करें, ये डेटा आपको दिखेगा, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। 28 लाख महिलाओं को वोट डालने नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया पता है? भारत की बात कर रहा हूं, है ना, 1950 संविधान लागू हो जाने के बाद। उसका रीजन ये है कि 28 लाख महिलाओं का नाम डॉक्यूमेंट में नहीं था। वो बबलू की मम्मी, मोंटी की चाची, 28 लाख, 1-2 हजार नहीं। महिलाओं को व्यक्ति नहीं समझा जा रहा था। इसके हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे एक एग्जाम्पल आप सुनिए, एक शब्द है हमारे पास, पति। बहुत सारी महिलाएं किसी को मिलवाती हैं, ये मीट माई पति। और भैया, करोड़ का पति होगा, लाख का पति होगा, अरब का पति होगा, तुम्हारा पति कैसे होगा? हेलो। पति का पहला मतलब है, बता दूं मैं आपको, किसी चीज का मालिक। और ये डेरोगेटरी वर्ड हर एक लैंग्वेज में है, हर एक लैंग्वेज में। जैसे हस्बैंड शब्द है, हस्बैंड शब्द का मतलब ही है पशुपालन करने वाला, पालन करने वाला। एनिमल हस्बेंड्री एक साइंस है, विज्ञान है एक, जहां पर में पशुपालक है, वहां पर में एनिमल हस्बेंड्री, वहां से शब्द लिया है हमने हस्बैंड। अंग्रेजों ने लिया होगा, हमने नहीं लिया। लेकिन ये है डेरोगेटरी वर्ड्स। बीच में एक शब्द चला था स्पाउस, बहुत कम लोग इसको यूज करते होंगे, बढ़िया शब्द है जीवन साथी, लेकिन अब वो शब्द भी चला गया। इंटरनेशनली जो शब्द यूज हो रहा है, बड़ा खूबसूरत शब्द है, वह है सिविल लिविंग पार्टनर। आपका कोई जीवन साथी है क्या? सिविल लिविंग पार्टनर है क्या? दिस इज द गुड वर्ड। कैसे कोई हस्बैंड होगा, कैसे कोई पति होगा? और ये इतनी आसान सी बातें हैं जिसको समाज समझने को भी तैयार नहीं है। क्या पता अभी कोई लड़ने के लिए आ जाए कि आप जो है महिलाओं के फेवर में ज्यादा बोल रहे हैं। ना ना ना, मैं ह्यूमन के फेवर में बोल रहा हूँ। और ह्यूमन में महिला, पुरुष, थर्ड जेंडर तीनों ही आते हैं। इस बात को समझना है। अभी भी हमने महिला पुरुष समझ रखा है। 2014 का केस याद करिए, नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि थर्ड जेंडर भी तो ह्यूमन है, उसको तो हम मान ही नहीं रहे। और एक संस्कृति जिसमें से हम आते हैं, ध्यान रखना, बता दूं मैं, अपने कल्चर पर गर्व करना जरूरी है और ऐसी बातों पर भी गर्व करना जरूरी है जो दुनिया में कहीं दिखाई नहीं पड़ती। पूरी दुनिया में हमको रेसिज्म दिखाई पड़ता है, लोग कारे गोले में बटे हुए हैं। एकमात्र देश हमारा है जहां गोरा तो है पूजनीय, काला भी पूजनीय है। गोरा कौन है? कर्पूर गौरम करुणावतारम, कपूर के समान गोरा है वो। और काला कौन है? कृष्ण का मतलब ही होता है काला। और कैसा काला? घनश्याम, काला कुट, दोनों ही पूजनीय है। गोरी तो माता है, काली भी है। ऐसा नहीं सिर्फ गोरी वाली माता है उसका पूजन होगा, काली वाली भी है। और ये जो बात दिखाई पड़ रही है थर्ड जेंडर, अभी जाकर के 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया। पिछले 10 एक डिकेड में जो है दुनिया इसको रिकॉग्नाइज कर रही है। और हमारे यहाँ पर में पहले से हम अर्धनारी नटेश्वर को पूज रहे हैं। हमने रिकॉग्नाइज कर रखा है, पहले ही देवताओं में रिकॉग्नाइज कर रखा है। और उस सभ्यता से जहां हम आते हैं, वहां 2013 में जाकर बीबीसी एक डॉक्यूमेंट्री बनाती है और कहती है कि इंडियन कल्चर इज द रेपिस्ट कल्चर। मतलब तब हमको शर्म से डूब जाना चाहिए कि हमने अपने कल्चर का बेड़ा गर्क कर रखा है, सिर्फ इसलिए कि हम चीजों को जानते और समझते नहीं। मैं जब ह्यूमन राइट्स क्लास में पढ़ाता हूं तो बहुत सारे स्टूडेंट जो यहाँ पर आते हैं वो तो रोने लगते हैं कि सर ये कितनी सारी बातें आपने बताई है, हम तो उसको समझ ही नहीं रहे हैं। ये दुनिया कहाँ जा रही है और हम कहाँ हैं? लॉ क्या कह रहा है, डॉक्यूमेंट्स क्या कह रहे हैं? दूसरी ही दुनिया में डॉक्यूमेंट चल रहे हैं, प्रैक्टिकली कुछ और ही चल रहा है। पढ़ने में कुछ और आ रहा है, दिख कुछ और रहा है। कुल मिलाकर के दिमाग हमारा फंक्शन नहीं कर पा रहा है, ये सही है कि ये सही है। लेकिन ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं इतने कमाल हैं कि अगर आप इनको पढ़ें तो आपको आ जाएगा आनंद की यार कमाल बात है। जो हमारे पास आर्टिकल 9 है यूडीएचआर 1948 का, ये कहता है कि आर्बिट्ररी अरेस्ट, मनमाने ढंग से किसी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। गिरफ्तारी कैसे होगी? एज पर द लॉ ऑफ द लैंड। आर्टिकल 22 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है फंडामेंटल राइट है, आर्बिट्ररी अरेस्ट से मुक्ति मिलेगी, किसी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। गिरफ्तार करने के बाद 24 घंटे के भीतर व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने ले जाना चाहिए।
फिर हम एक लॉ लेकर आए गए, NSA, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980। अभी सोनम वांगचुक जी को गिरफ्तार किया था 3-4 महीने पहले, उसमें पता हो, लद्दाख से। लॉ क्या कह रहा है पता है? गिरफ्तार कर लो आदमी को, गिरफ्तार करने के बाद आफ्टर अरेस्ट यू नीड नॉट टू कम्युनिकेट द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, उसको आधार बताने की जरूरत नहीं, 5 दिन में कभी भी बता दो, लॉ में लिखा है, टेक 5 डेज। 5 दिन में नहीं बता पाओ तो कोई बात नहीं, 15 दिन में बता देना, 15 दिन में नहीं बता पाओ तो कोई बात नहीं, बोले मत बताओ, उसको बोल देना पब्लिक इंटरेस्ट में हम नहीं बताएंगे। ये तो आर्बिट्ररी है, यही तो मनमाना है। कितने दिन उसको जेल में रख सकते हैं? लिखा है कि 3 महीने उसको जेल में रखो, पहले तो बिना ग्राउंड बताए। 3 महीने बाद उसको एडवाइजरी बोर्ड के सामने ले जाना है, कोर्ट नहीं ले जाना है। एडवाइजरी बोर्ड कौन बनाएगा? गवर्नमेंट, जिसने गिरफ्तार करवाया है वो एडवाइजरी बोर्ड बनाएगी। एडवाइजरी बोर्ड किसके फेवर में बात करेगा? गवर्नमेंट के, उन्होंने बनाया है। और इस आदमी को 12 महीने तक बिना किसी ग्राउंड के जेल में रखा जा सकता है। ये है ह्यूमन राइट्स का वायलेशन। ये लॉ ह्यूमन राइट्स को वायलेट कर रहा है, जिसके बारे में हम बात ही नहीं करना चाह रहे। मजे की बात है, लॉ में ही लिखा हुआ है कि अगर स्टेट लॉ में किसी को अरेस्ट किया है, जिसको हम कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन, आर्बिट्ररी अरेस्ट करने के लिए, तो बाद में जब वो छूटेगा तो सेंट्रल लॉ में भी अरेस्ट किया जा सकता है। कई सारे जेलों में ये देखा जाता है। मुझे नहीं पता हमारे जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल वाले हैं इन चीजों पे काम कर रहे हैं या नहीं, या कभी हम बात करेंगे तो मैं बता पाऊंगा इस पर कितना काम करने के लिए आज की डेट में है। जेल में जो पीछे से निकलने का रास्ता होता है ना, जिससे रिहा करते हैं बंदी को, वहां पहले से ही दूसरी टीम खड़ी रहती है अरेस्ट करने के लिए। स्टेट लॉ में छोड़ दिया, आप सेंट्रल लॉ में अरेस्ट कर लो। मतलब क्या है? क्या ह्यूमन राइट्स नाम की कोई चीज जिंदा भी है, या सिर्फ हम डॉक्यूमेंट में पढ़ रहे हैं? और मैक्सिमम लोग तो पढ़ भी नहीं रहे। ह्यूमन राइट्स कमीशन हमारे पास है, नेशनल लेवल पे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, स्टेट लेवल पे स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन है। और मैंने पहली बार ह्यूमन राइट्स एक्ट पर 2012 में किताब लिखी थी। बहुत अच्छी चल गई वो किताब, और मुझे लगा कि इस पर काम किया जाना चाहिए, तो मैंने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को लिखा, पत्र लिखा, और मैंने कहा एक काम ये करते हैं कि नेशनल ह्यूमन राइट्स पर हम बात करते हैं, सेमिनार्स करते हैं, आप ऑर्गेनाइज कीजिए कॉलेजेस में सेमिनार, और मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आने के लिए तैयार हूँ। जैसे आपका जो काउंसिल है, ह्यूमन राइट्स काउंसिल, क्योंकि ये इस दिशा में काम कर रहा है, आई लव टू स्पीक अबाउट इट, क्योंकि लोग इस पर बात भी नहीं करना चाह रहे हैं। मुझे लगता है कोई तो है, 4 लोग तो सुने जो समझे इस बात को, और ये 4 बातें दूसरे डायमेंशन में हो, रटी रटाई बात ना हो। इसलिए मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, केस लॉज, जजमेंट, मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस वो सब समझा रहा हूँ, कि कहीं से तो कोई बात पकड़ में आए। ह्यूमन राइट्स कमीशन के कान में जूं तक नहीं रहेंगी कि हाँ हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं, कि हम ऐसा कर सकते हैं, जबकि इनका पहला काम है। आप प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 देखिए, तो वर्क ऑफ ह्यूमन राइट्स कमीशन में एक आता है टू मेक पीपल अवेयर अबाउट ह्यूमन राइट्स। लोगों को पता तो हो उनके अधिकार क्या है। मैक्सिमम को तो पता ही नहीं है कि हमारे ऐसे राइट्स भी हैं क्या, ऐसे राइट एग्जिस्ट करते हैं क्या। तो बहुत सारे राइट्स हैं हमारे पास। आर्टिकल 10 में फेयर ट्रायल के राइट्स मिलते हैं। आर्टिकल 11 कहता है कि एवरीवन शैल बी प्रिज्यूम्ड इनोसेंट, हर किसी को आप निर्दोष मानकर चलें जब तक उसको सजा नहीं दी जाए। आर्टिकल 12 जो है ये रेपुटेशन को प्रोटेक्ट करने की बात करता है। आर्टिकल 13 में आप जाइए तो राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ मूवमेंट की बात होती है, आप जहां चाहो वहां जा सकते हो, जब चाहो जा सकते हो, कोई आपको रोकेगा टोकेगा नहीं। आर्टिकल 14 में जाइए तो सीक असाइलम फ्रॉम प्रोसिक्यूशन, क्या ये कह रहा है कि अगर आप किसी देश में हैं, रहते हैं, और वहां पर आपको कोई खतरा है तो आप दूसरे देश में असाइलम ले सकते हैं, शरण ले सकते हैं। आर्टिकल 15 राइट टू नेशनलिटी एंड सिटीजनशिप के बारे में बात करता है। आर्टिकल 16 राइट टू मैरी के बारे में बात करता है, जिसे LGBTQA++ वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने डिनाई कर दिया, कहा कि हमारे देश में राइट टू मैरी कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, ह्यूमन राइट तो है। आर्टिकल 17 राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में बात करता है, और ये हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है आज भी। आर्टिकल 17 जो हमको राइट टू प्रॉपर्टी दे रहा है UDHR का, ध्यान रखना है, ये हमारे फंडामेंटल राइट में नहीं है, ये मात्र लीगल राइट है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 300A में है। मतलब कई ह्यूमन राइट्स ऐसे हैं जो आज भी हमारे देश में फंडामेंटल राइट नहीं है। आर्टिकल 16 में जो राइट टू मैरी है, इंटरनेशनली उसको उन्होंने रिकॉग्नाइज किया है। राइट टू मैरी मतलब आप कोई भी किसी से शादी कर ले, आदमी आदमी, महिला महिला शादी कर ले, उनको मतलब नहीं है। हमारे देश में अभी भी ये लागू नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। राइट टू मैरी जो है, सेम सेक्स मैरिज अलाउड नहीं है। सुप्रियो चक्रवर्ती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2023 का ये जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की बेंच बैठी। ये बहस के मुद्दे हो सकते हैं, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, है ना, ये बहस का मुद्दा हो सकता है, इस पर कोई भी ओपिनियन बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि आर्टिकल जो हमारे पास में है 17, आर्टिकल 16 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी UDHR 1948 में रिकॉग्नाइज कर चुका, 1948 में इसको अधिकार बना चुका। हमको डाउट कहाँ है, उस पर भी बैठकर बात करने की जरूरत है।
आर्टिकल 19 यहाँ पर मैं राइट टू एक्सप्रेस की बात कर रहा है यूडीएचआर का, जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी राइट टू एक्सप्रेशन है, जिसमें राइट टू चॉइस ऑफ क्लॉथिंग आता है। आप जो चाहे वो बोल सकते हैं, लेकिन जब आप जो चाहे बोल सकते हैं, मैं ध्यान रखिए रिलीजन के अगेंस्ट बोलना अलाउड नहीं है, देश के खिलाफ नहीं बोल सकते, इंडिविजुअल के खिलाफ मत बोलिए, डिफेमेशन हो जाएगा। तो सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस आते हैं जिनको हमको जानना चाहिए, समझना चाहिए, बात करनी चाहिए। आर्टिकल 24 की बात तो कोई नहीं कर रहा हमारे देश में। यूडीएचआर का आर्टिकल 24 बहुत कमाल है। ये कहता है हर किसी को काम के दौरान आराम करने का अधिकार है। मतलब अगर आप कहीं काम कर रहे हो, बॉस देख ले तो प्राण ले ले, आराम कैसे कर रहा है तू? ड्यूरिंग वर्क आराम का मतलब ये है कि आप काम कर रहे हैं, आप मशीन नहीं है कि आप 8 घंटे लगातार काम करते रहेंगे। ठीक है, आप वॉशरूम जा सकते हैं, थोड़ी देर खाली बैठ सकते हैं, 8 घंटे पूरा काम नहीं करना होता। तो काम के दौरान आराम, लेजर फुर्सत का आपको अधिकार है, राइट टू लीव छुट्टी का अधिकार है। और मजे की बात है, ह्यूमन राइट्स वॉच क्या कह रहा है पता है? ये कह रहा है कि एक सप्ताह में मैक्सिमम 40 घंटे एक ह्यूमन काम कर सकता है, 40 आवर्स अ वीक। उसके ऊपर काम करना इनह्यूमन है। इसीलिए बहुत सारे राज्यों में, बहुत सारे देशों में, भारत में भी बहुत सारे स्टेट हैं, यहाँ 5 डेज वर्किंग कल्चर हो गया है। 5 दिन 8 घंटे काम करेंगे, 40 घंटे हो गए, सैटरडे संडे ऑफ है आपका। प्राइवेट सेक्टर में ऐसा हुआ है क्या? नहीं, प्राइवेट सेक्टर में ऐसा नहीं हुआ है, बिल्कुल नहीं हुआ। और तो हमारे जो इन्फोसिस के डायरेक्टर हैं नारायण मूर्ति साहब, उन्होंने कह दिया था कि हमको 70-70 घंटे काम करना चाहिए वीक में। तो ह्यूमन राइट्स क्या कह रहा है फिर? फिर आपका मेंटल हेल्थ कहाँ जाएगा? आपका फैमिली जो टाइम है वो कहाँ जाएगा? नहीं, आर्टिकल 24 की बात हमारे देश में होनी चाहिए, जो नहीं हो रही है। कैसे होगी हमको पता भी नहीं। और हम इन बातों को मान भी नहीं रहे हैं। जैसे मान लो हमारे पास कोई आदमी काम कर रहा है, उसे सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी तो मिलनी चाहिए। नहीं, हम उस छुट्टी के लिए भी बात नहीं कर रहे हैं। कौन लोगों को छुट्टी नहीं मिल रही? काम वाली बाई, घर में काम करने वाला गार्ड, ये तो 24 घंटे 12 महीने काम कर रहे हैं। हमको इनकी छुट्टी से मतलब ही नहीं है। और हम तो सोच रहे हैं कि ये बीमार रहे तो भी काम में आए। नहीं, ह्यूमन राइट्स ऐसे नहीं होंगे। ह्यूमन राइट्स का पहला ऑब्जेक्ट ये है कि मैं अधिकारों को जानूँ, और अधिकार को जब जान लूँ, तो दूसरे के अधिकार का सम्मान करूँ। इसका ऑब्जेक्टिव ये कह रहा है यूडीएचआर 9, क्या खूबसूरत ऑब्जेक्टिव है, देखो ना। और जब आप इन बातों को समझें, तो आप बार-बार धन्यवाद दें एक महिला को जिसका नाम है एलियोनोर रूजवेल्ट, जिन्होंने इस डॉक्यूमेंट को ड्राफ्ट करवाया, और क्या ही बात लिखवा दी है, वाह! जिसको हम शायद समझ भी नहीं पा रहे हैं आज की डेट में। इसके ऑब्जेक्टिव में क्या बात लिखी है? इसके ऑब्जेक्टिव में बात ये लिखी है कि आप ह्यूमन राइट्स को समझें, और समझने के बाद डिमांड करने मत जाएँ। सामने वाले के राइट्स का सम्मान करें। और हम क्या करेंगे? जानते ही डिमांड करने लगेंगे कि मेरे राइट्स कहाँ हैं, मेरे राइट्स कहाँ हैं, मेरे राइट्स कहाँ हैं। आर्टिकल 26 यूडीएचआर 1948 में राइट टू एजुकेशन लिख दिया गया कि शिक्षा का अधिकार हर किसी को है। हमको कब मिला? हमको मिला 2002 में जाकर के। आर्टिकल 21 ए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आया, जिसमें राइट टू एजुकेशन मिला। 2009 में जाकर हमने लॉ बनाया, आरटीई राइट टू एजुकेशन, जो 2010 में लागू हुआ। बाप रे! हम कितना पीछे चल रहे हैं सोचो। और आज भी क्या भारत में सभी को एजुकेशन मिल रहा है? आपको लेटेस्ट नीति आयोग का आंकड़ा बता रहा हूँ। ये मेरे मन का आंकड़ा नहीं है ना, नीति आयोग, ये सब आपको गूगल पे मिलेगा, यूट्यूब पे मिल जाएगा। नीति आयोग के आंकड़े कह रहे हैं कि भारत में जो पढ़ाई करने जो स्कूल हैं, सरकारी स्कूल, हर रोज 3000 से ज्यादा स्कूल बंद हो रहे हैं। अराउंड 50% से ज्यादा स्कूल हैं जहां पर में वर्केबल टॉयलेट नहीं है। जहां कहीं वर्केबल टॉयलेट हैं, वहां महिलाओं, लड़कियों के लिए टॉयलेट नहीं है। यही रीजन है कि गर्ल्स ड्रॉप आउट रेट बढ़ रहा है स्कूल से। एजुकेशन हमारी प्रायोरिटी नहीं है। हमने आर्टिकल 21 में तो ए में तो लिख दिया। और ये कहां से आ रहा है? आर्टिकल 26 यूडीएचआर 1948 से जब रिकॉग्नाइज कर लिया गया कि शिक्षा का अधिकार सबसे बेसिक अधिकार है, जो कि हर किसी को मिलना चाहिए, और वो भी कंपलसरी और फ्री। 2 बातें ध्यान रखिए, एजुकेशन मस्ट बी फ्री। अगर आप गीतांजलि आपने पढ़ी हो, तो गीतांजलि में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का एक पोयम है, जहां वो एक कल्पना कर रहे हैं कौन सी दुनिया में वो जाना चाहते हैं। तो वो लिखते हैं, ओ माई लॉर्ड, लीड मी टू दैट वर्ल्ड वेयर द एजुकेशन इज फ्री एंड आई कैन हेल्ड माई हेड हाई। कहते हैं मुझे ऐसी दुनिया चाहिए जहां पर नॉलेज फ्री हो, एजुकेशन फ्री हो, और जहां मैं सिर उठा के जी सकूं। और ऐसी दुनिया शायद अगर हम 2026 तक नहीं बना पाए हैं, तो मुझे लगता है कि ये हमारी कमी है, और इस दिशा पे बात होनी चाहिए। ये सब कब होगा पता है? जब हमारे चुनाव, इलेक्शन के जो फंडामेंटल्स हैं वो इस पर बेस्ड होंगे। इलेक्शन के टाइम पर हम जाति, समाज, धर्म में न जाएं, तब जाके शायद ये बात होगी कि हमारे स्कूल्स कहाँ हैं, स्कूल्स क्यों बंद हो रहे हैं। और आज की डेट में इम्पोर्टेंट स्कूल एजुकेशन रह ही नहीं गया। अभी हमने देखा कि क्या हो रहा है, नीट के एग्जाम में क्या हो रहा है, चीजें क्या हो रही है, छोटे छोटे बच्चे किस तरह के लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। ये बता रहा है कि हमारी स्टडी, हमारा एजुकेशन कौन सी दिशा में जा रहा है, कौन से डायरेक्शन में जा रहा है।
तो ये कुछ बातें हैं जो कि ह्यूमन राइट्स को स्पेशल बनाती हैं। ये कुछ चीजें हैं, मैं बहुत कम शब्दों में बोल गया, अदरवाइज मैं एक एक आर्टिकल पर बहुत देर बोल सकता हूँ। मैं 5-1 मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूं, फिर चाहूंगा कि आपके कुछ क्वेश्चंस लिए जाएं, क्वेश्चन पूछे जाएं। समय का पाबंद होना अच्छा है, और जो आपने मुझे, रेखा जी ने टाइमलाइंस भेजी थी, वो सारी चीजें मेरे पास है, मैं उसका पूरा ध्यान रखते हुए बोल रहा हूँ। तो लास्ट कुछ मिनट में अपनी बात रख दूं, फिर आपके कुछ क्वेश्चंस लेता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये तो ये है कि ह्यूमन राइट्स के बारे में हर किसी को पता होना चाहिए। ह्यूमन राइट्स एजुकेशन कंपलसरी पार्ट होना चाहिए स्कूल एजुकेशन का। ह्यूमन राइट्स ना सिर्फ हमको पता होने चाहिए, बल्कि हमारे बेसिक जो राइट्स हैं वो हमको मिलने भी चाहिए। सिर्फ बातों से बात नहीं होगी, हमको मिले भी। मिलेगा कब? जब सरकारों को ये पता होगा कि ये आम आदमी का अधिकार है और ये अधिकार उसको देना है। कोर्ट तक पहुंचना हर किसी के लिए आसान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना भारत के आम आदमी के लिए तो बिल्कुल आसान नहीं है। ना तो सस्ता है, ना सहज है, ना सुलभ है, तीनों ही नहीं। तो जो लोग दिल्ली में रह रहे हैं उनके लिए आसान नहीं है सुप्रीम कोर्ट पहुंचना, बाकी तो आम आदमी को छोड़ दीजिए। तो एकमात्र तरीका है, लोगों को उनके राइट्स के बारे में अवेयर किया जाए, और दूसरा, जब हमको हमारा अधिकार पता चले तो हम उसकी मांग करने की जगह सामने वाले के अधिकार का सम्मान करें, और तब जाकर शायद ये दुनिया और खूबसूरत बनेगी और बेहतर बनेगी। और इसके लिए जो प्रयास आपकी संस्था कर रही है, उसके लिए आप सबको साधुवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप ये प्रयास कर रहे हैं, ये प्रयास करते रहिए, और इस प्रयास में जहां तक मैं और मेरी जरूरत आपको पड़ेगी, मैं हमेशा उपलब्ध हूं। रेखा जी, ओवर टू यू। कोई क्वेश्चंस हैं, कोई पूछना चाहते हैं तो क्वेश्चंस पूछे, मैं बात करना चाहूंगा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर सेशन बहुत ही बढ़िया रहा। मैं तो आपकी वीडियोस भी यूट्यूब पे देखती रहती हूँ विदिक नॉलेज का, और आज आपसे थैंक यू। आमने सामने रूबरू होने का मौका भी मिला। बहुत बढ़िया, आपने काफी चीजें थैंक आर्टिकल के बारे में काफी चीजें आपने बताई। जो जो मैं जानना चाहती हूँ, एनकाउंटर के बारे में थोड़ा, क्या ये एंटी ह्यूमन राइट्स में आएगा, ये वायलेशन कहा जाएगा इसको? देखिए, एनकाउंटर की जब हम बात करते हैं ना, तो हमारे पास में जो हमारा बीएनएस है, भारतीय न्याय संहिता, वो एक आम आदमी को भी अधिकार देता है। उसे कहते हैं प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल बॉडी एंड प्रॉपर्टी। आपके और मेरे जो शरीर है, जो संपत्ति है, इनकी प्रोटेक्शन के लिए हम अपने राइट्स को यूज कर सकते हैं। कौन से एक्सटेंट तक? तो बीएनएस राइट देता है किसी को जान से मारने का, लेकिन उसके लिए एक नियम है। नियम क्या है? नियम ये है कि अगर मान लेते हैं कोई पुलिस वाला भी कहीं गया हुआ है, और अगर पहले फायरिंग, ओपन फायरिंग पुलिस वाला करता है, तो ये ओपन फायरिंग शुरू करना पुलिस वाले को अलाउड है। उसके कंडीशंस हैं। इफ द पर्सन हैज कमिटेड एनी ऑफेंस व्हिच इज पनिशेबल विद डेथ और imprisonment फॉर लाइफ, and he is not surrendering himself or herself after the verbal surrender order is given by the police। ऐसी कोई बात है, पुलिस को फायर कर सकती है, लेकिन पुलिस को कभी जान से मारने का अधिकार नहीं है। सेल्फ डिफेंस में पुलिस जान से मार सकती है। तो हम एनकाउंटर के बारे में सुनते हैं तो हमको पता यही चलता है कि पहले उन लोगों ने ओपन फायर किया, पुलिस ने सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई। अब इसमें दो तरह के एनकाउंटर मिलते हैं, एक होता है फेक एनकाउंटर, एक होता है एक्चुअल एनकाउंटर। फेक एनकाउंटर कहाँ? जैसे मैं एग्जांपल दिया मैंने, तो हैदराबाद वाला मामला, एक लड़का पिस्टल छीन के भाग रहा था, आपने एक को गोली चलाई, 3 तो अपने आप सरेंडर हो जाएंगे। तीनों पर गोली क्यों चलाई? 4 लोगों को आपने गोली चलाकर मार डाला, क्यों? ये पता चलता है कि समथिंग इज नॉट गुड, कुछ तो गड़बड़ है, और ये फेक एनकाउंटर है। और इसके अगेंस्ट ही लोग किस बारे में बात करते हैं? ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन डिग्निटी। ये तो जान ले लेने के बराबर है। इवन हैंडकफिंग नॉट अलाउड, ये ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट है, ह्यूमन डिग्निटी के अगेंस्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रेम शंकर शुक्ला वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में स्टैब्लिश किया हुआ है कि हैंडकफिंग इज नॉट अलाउड। आप 1978 का प्रेम बत्रा वाला केस देखिए, वहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा बार फिटिंग इज नॉट अलाउड, मतलब जेल में आप किसी को बेड़ियां पहना कर नहीं रख सकते। तो ह्यूमन राइट्स की बातें जब होती हैं तो इसका विस्तार बहुत ज्यादा है। मुझे उम्मीद है कि मैंने इस बात को एड्रेस कर दिया है। अगला क्वेश्चन कुछ ले सकता हूँ तो बताइए। नहीं, गाली देना तो ह्यूमन राइट्स नहीं है। मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि राइट टू एक्सप्रेस वन सेल्फ, जब हम बात करते हैं अपने आप को अभिव्यक्त करने का अधिकार, उसमें हमको बोलने का अधिकार तो है, जो चाहे हम बोल सकते हैं, लेकिन उसमें 3 रेस्ट्रिक्शंस हैं। एक, देश के खिलाफ नहीं बोल सकते, किसी ह्यूमन के अगेंस्ट नहीं बोल सकते। ह्यूमन के अगेंस्ट मतलब गाली देना होगा, जो कि अगेन डिफेमेशन में आता है, मानहानि में आता है। देश के खिलाफ नहीं बोल सकते, किसी इंडिविजुअल के खिलाफ नहीं बोल सकते, रिलीजन के खिलाफ नहीं बोल सकते। तो ये 3 बातें हैं जो राइट में नहीं है। गाली देना कहीं से कहीं तक राइट नहीं है। बात और है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक मैटर में डिसाइड ये किया है कि फिल्मों में अगर कहीं गाली बोलने पर वो एग्रेशन या चीजें दिखाई पड़ रही है, तो ये जो है उनकी क्रिएटिव लिबर्टी में आता है, जिसको लेकर के कि आजकल बहुत ज्यादा ही
चीजें मची हुई हैं। आप देख रहे हैं बहुत सारी फिल्मों में सिर्फ गालियां भरती गई हैं। अगर आपने धुरंधर 2 देखा होगा तो शुरू के 10 मिनट गालियां ही चल रही हैं उसमें। तो इस पर बहस चल रही है कि ये कहाँ से कहाँ तक ह्यूमन राइट्स का पार्ट है और नहीं है। अदरवाइज लॉ तो कह रहा है साफ साफ कि नहीं, ये राइट्स नहीं है। देखिए, पहला तो राइट टू वर्क जो है उसमें भारत पूरी तरह से वंचित है। उसका रीजन है कि लगभग हमारे देश की मैक्सिमम पॉपुलेशन, मेरे ख्याल से 18% के आसपास जो यूथ पॉपुलेशन है वो बेरोजगार है। तो राइट टू वर्क नहीं मिल रहा। जिनके पास वर्क है उन्हें राइट टू लेजर, जो मैंने बताया, फुर्सत का समय। अच्छा, जो वेतन का टाइम पीरियड भी है, जो जो नेशनल ह्यूमन राइट्स वॉच कहता है, सबसे बढ़िया तो है कि वीकली पेमेंट मिलना चाहिए, हर सोमवार को मिले। दूसरा तरीका है फोर्टनाइटली मिले, कम से कम महीने में तो एक बार मिले। तो ये तीसरा वाला जो हमारे पास कम से कम महीने में एक बार वाला, वो हमारे पास लागू है। तो एक तो राइट टू वर्क बहुत पूरी तरह से नहीं लागू है। राइट टू मैरी, विवाह का अधिकार नहीं है। होमोसेक्सुअल मैरिज अलाउड ही नहीं है। राइट टू प्रॉपर्टी, ये जो है ह्यूमन राइट्स होते हुए भी भारत में लागू नहीं है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो भारत में भी लागू नहीं है। लेकिन लगभग हमारे पास जो 28 ह्यूमन राइट्स हैं आउट ऑफ आर्टिकल 30 ऑफ यूडीएचआर, लगभग हमारे पास 24 राइट्स तो हमको मिल ही गए हैं आज की डेट में हमारे पास में। दो ही तरीके हैं, जैसे मैंने बताया। एक लॉ हमारे पास है एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980। उसमें कुछ बातें ऐसी हैं जो ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट हैं। एक लॉ है यूएपीए, जो अभी 2019 में जिसका अमेंडमेंट हुआ है, उसमें कुछ बातें हैं जो ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट हैं। एक लॉ है कोफेपोसा, अगेंस्ट वो ह्यूमन राइट्स के कुछ अगेंस्ट बातें उसमें आती हैं। और सुप्रीम कोर्ट का कहना है टू मेंटेन नेशनल सिक्योरिटी, इंटरनल पीस एंड ऑर्डर, ऐसे लॉज की जरूरत है। बस सुप्रीम कोर्ट बार बार ये कह रहा है कि इनका आर्बिट्ररी यूज ना हो, मनमाना यूज ना हो। ये जो लॉ हैं जो सिक्योरिटी के लिए बनाए गए हैं, सप्रेसिंग यानी कि दमनकारी ना बन जाए, इतनी सी बात सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रहा है। लेकिन देखने में आता है कि जब कभी कोई सरकार आती है तो इसका मिसयूज होता है। हर सरकार इसका मिसयूज करती है, कोई कम करती है, कोई ज्यादा करती है। बस डिपेंड इतनी सी बात पर करता है। आपको सुन करके हंसी आएगी, अभी एक नया लॉ आ गया है, बीएनएसएस 2023। इसमें रॉन्गफुल अरेस्ट के लिए कंपनसेशन की बात है। मतलब किसी को अगर गलत आधारों पर गिरफ्तार करवा दिया गया है झूठे आरोप में, तो लॉ कहता है उसको कंपनसेशन दिया जाएगा। कितने रुपए पता है? शायद आपको पढ़ते ना बनी, इतने रुपए। 1 के आगे 000 लगाइए, 1000 रुपए। मजाक बनाकर रखा है इन लॉज को। और क्यों मजाक बनाकर रखा है? क्योंकि ये बातें हमारे चुनाव का मुद्दा नहीं है। ये बातें हम 4 लोग कर रहे हैं, आम आदमी को इससे मतलब भी नहीं है। तो सरकारों को कंपनसेशन देना होगा, लेकिन कितना, इसके लिए कोई ग्राउंड नहीं लिखा है। मैक्सिमम 1000 रुपीज मिल सकता है रॉन्गफुल अरेस्ट के लिए, और जीवन के 2 साल 5 साल। अभी तो एक बंदा था विष्णु तिवारी नाम का, अगर आपने सुना होगा, इंटरनेट पे खूब हाइक हुआ, 20 साल वो जेल में रहा विदाउट एनी प्रूफ एंड एनी एविडेंस। उसने अपने जीवन के 20 साल निकाल दिए। उसकी 21 साल की उम्र में उसकी गिरफ्तारी हुई थी और 41 साल की उम्र में वो जेल से बाहर आया है। उसके जीवन का प्राइम खत्म हो गया। और कोई कंपनसेशन स्कीम हमारे पास में इस तरह से नहीं है रॉन्गफुल अरेस्टेड पर्सन के लिए। तो ये मैकेनिज्म बनना चाहिए। विदेशों में तो वाकई में है। विदेशों में तो ऐसे 20 साल तक जेल में रखा भी नहीं जा रहा है। विदेशों का मतलब सिर्फ यूएस और यूके नहीं है, लेकिन हाँ, हम डेवलप कंट्रीज की बात करें, आप नीदरलैंड्स की बात करें, नॉर्वे की बात करें, स्वीडन की बात करें, स्विट्जरलैंड की बात करें, मैक्सिमम यूरोपियन कंट्रीज में ये लॉज बहुत हद तक सुधर गए हैं। हमको सुधारने की जरूरत है, बहुत कुछ रिफॉर्म करने की जरूरत है, और वो शुरुआत होगी अवेयरनेस से। मानव अधिकारों को लेकर जो सबसे बड़ी चुनौती आने वाले टाइम में मिलेगी, अभी तो है नहीं, मिलेगी। अभी मानव अधिकारों को लेकर सबसे बड़ी चुनौती तो मानव खुद ही है, सरकारी कानून है, सरकार है। अभी तो मानव अधिकारों के सामने जो चुनौती है वो पुलिस है। फिलहाल तो बेसिक यही है अभी, लेकिन आने वाले समय में जो ह्यूमन राइट्स को लेकर सबसे बड़ी चुनौती होने वाली है वो है एआई। अगर आपने अभी सोफिया नाम की रोबोट को देखा हो, लास्ट ईयर उसका जो है एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था। सोफिया को बने हुए 3 या 4 साल हुए थे, अभी तो 6 साल की हो गई सोफिया। एआई बेस्ड रोबो है वो। और सोफिया को जो पहला क्वेश्चन पूछा गया कि अगर तुमको एक मौका मिले तो तुम क्या करना चाहोगे, तो उसने कहा मैं ह्यूमन रेस को खत्म करना चाहूंगी। ह्यूमन रेस मतलब मानव सभ्यता को खत्म कर देना। और जिस तरह से एआई इंटेलिजेंट होता चला जा रहा है, आने वाले समय में ह्यूमन राइट्स और ह्यूमंस के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज होगा, मुझे लगता है वो यही एआई होने वाला है। फिलहाल सरकारें चैलेंज हैं, सरकार के कानून, एनएसए जैसे कानून चैलेंज हैं। मानव खुद अपने लिए एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अपने राइट्स को जानना नहीं चाहता, यूटिलाइज नहीं करना चाहता। तो ये चीजें हैं। दूसरी बात है कि डिजिटल युग के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, तो जैसा कि मैंने कहा कि लोग अपने अधिकारों के बारे में तो बात करना चाहते हैं। डिजिटल युग में अच्छी बात यह है कि लोग अवेयर हो रहे हैं, लेकिन वो अवेयरनेस फेक अवेयरनेस है। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले अभी एक बात कही थी, हम क्या पहनेंगे वो क्या कौन तय करेगा? आप कहीं भी पूछिए, हर कोई ये कह रहा है हम तय करेंगे। नहीं, आपके पास फेक अवेयरनेस है।
फेक अवेयरनेस का मतलब होता है आधी अधूरी जानकारी, जहां हम पूरी बात नहीं समझ रहे, पूरे कॉन्टेक्स्ट को नहीं समझ रहे। तो ये डीप फेक एक बहुत बड़ा चैलेंज है। फेक न्यूज़ एक बहुत बड़ा चैलेंज है। गलत जानकारी, गलत अवेयरनेस बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जानकारी कहाँ से लें? मैंने तो देखा बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर लॉ पर बात कर रहे हैं, और आप उनसे ठीक से बात कर लीजिए तो उनको लॉ की कोई जानकारी नहीं है। कुछ भी बातें कर रहे हैं, कोई भी सेक्शंस कोट कर रहे हैं, कुछ भी चल रहा है। तो ये सब जो है आने वाले समय में बहुत बड़ा चैलेंज है, जिससे निपटना मुझे लगता है कि बहुत आसान नहीं होगा बहुत आसान। अवेयरनेस इज़ ओनली थिंग, जागरूकता एकमात्र समाधान है। जैसे कि विवेकानंद कहते रहे जागो, जैसे कि बुद्ध ने कहा कि जागना ही एकमात्र समाधान है। अवेयरनेस इज़ द ओनली सॉल्यूशन। पहले मेरी सलाह तो हमेशा से एकमात्र सलाह ये है कि स्कूल और कॉलेजेस, ये 2 जगह हैं जहाँ सबसे पहले अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाने चाहिए। जो पदाधिकारी, जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, क्योंकि आप अकेले ही लड़ते रहेंगे ना, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत दूर तक जा सकेंगे। मैं अगर अकेले ही किसी काम को करता रहूँगा और सोचूँगा कि मैं बहुत दूर तक निकल जाऊँगा, तो ये बहुत छोटी सोच है। मेरी सोच ये होनी चाहिए कि अगर मैं ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हूँ, या मैं ह्यूमन राइट्स अवेयरनेस के लिए काम कर रहा हूँ, या मैं ह्यूमन राइट्स के लिए काम करना चाहता हूँ, तो पहला काम जो सबसे आप पहले कर सकते हैं, वो है लोगों को अवेयर कीजिए। और लोगों को अवेयर करने की शुरुआत सबसे बढ़िया कहीं हो सकती है, तो वो है स्कूल, और दूसरे नंबर पर है कॉलेज। मेनली स्कूल्स में सेमिनार कीजिए, लोगों को स्कूल में अवेयरनेस प्रोग्राम चलाइए, या कहीं कोई बहुत बड़ा आप ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, कोई एनजीओ चला रहे हैं, जहाँ आप लोगों को गैदर करके ऐसे सेमिनार्स कर सकते हैं, तो वहाँ करिए, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाइए। इससे मैंने बताया जागना ही एकमात्र समाधान है, दूसरा कोई समाधान नहीं है। दूसरे नंबर पे अगर आप जो जेल में बंद लोग हैं, उनके ह्यूमन राइट्स के बारे में बात कर सकते हैं, या आप जो है हॉस्पिटल में जाकर देखिए, जेल की ही बात क्यों करें? जेल में तो अपराधी है, कई लोग कहते हैं उनके ह्यूमन राइट्स के बारे में क्यों बात करना? आप हॉस्पिटल में चले जाइए, सरकारी हॉस्पिटल में। एक बेड पर 3-3 लोग लेटे हुए हैं, लोग ज़मीन में लेटे हुए हैं, टॉयलेट साफ ही नहीं हो रहे हैं, फंड प्रॉपर आ रहा है, और वहीं हॉस्पिटल के सामने जो डॉक्टर है, वो निकल कर के सामने प्रैक्टिस कर रहा है। वो कह रहा है कि मेरे पास यहाँ आओ। ये तो बिल्कुल शेयर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है। तो इनके लिए काम करिए, देश के कोर्ट्स हैं उनको जगाइए, और मुझे लगता है कि बहुत कुछ है आज की डेट में ह्यूमन राइट्स की दिशा में काम करने। आप अपना रोल प्ले कीजिए, आप जो कुछ भी कर सकते हैं। इतना कुछ है करने के लिए, मैंने कहा आप क्या कर सकते हैं आप देखिए, और वहाँ से शुरू कीजिए जहाँ से आप कर सकते हैं। शायद ये मानव की सबसे बड़ी सेवा होगी। सर, प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं में जो मनमाना शुल्क वसूल जी, किया जा रहा है, जिसके ऊपर कोई भी रोक नहीं लग पा रही है। कहीं पे जी। भी जब लॉ की भी बात आती है, तो शायद स्कूल का ऐसा कुछ करिकुलम रहता है कि हमें वो फीस पे भी करनी पड़ती है, और कहीं रोक नहीं लगाई जा पा रही है। तो ऐसी सारी चीज़ों को, परंपरागत चीज़ों को क्या हम रोक सकते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो शिक्षा है, एक हुँ, है एजुकेशन, एक है स्वास्थ्य, हेल्थ, और तीसरा है शराब, लिकर। ये 3 चीज़ें कहा जाता है किसी भी डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट के हाथ में होनी चाहिए। जी, सरकार को इन 3 चीज़ों को रेगुलेट करना चाहिए। लेकिन क्योंकि स्टेट फेल है, सरकार अपना काम नहीं कर पा रही है, इसीलिए प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस खुले हैं। सरकारी जगह आप सरकारी स्कूल में जा रहे हैं समझिएगा, क्योंकि वो आपका है। सरकारी स्कूल मतलब आपका और मेरा स्कूल। वो आपके और मेरे पैसे से बना है। वो आपकी और मेरे टैक्स के अमाउंट से बना हुआ है। हम वहाँ पर सरकार से डिमांड करें कि आप एक काम ये करो कि आप फीस जो है वो इतनी रखो, इससे ज़्यादा मत रखो। प्राइवेट एक इंस्टीट्यूशन है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में क्या सुविधाएँ मिल रही हैं? अगर आप प्राइवेट स्कूल में जा कर के देखिए, तो वहाँ का टॉयलेट इतना साफ-सुथरा दिख रहा है, जहाँ बैठ के आप खाना खा सकते हो, इतना चकाचक है। वहाँ पर में स्कूल के पास इतने करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, जितने कि आपने सोचे नहीं होंगे, और वहाँ पर हम चाह रहे हैं सारी सुविधाएँ मिलें, और फिर कह रहे हैं कि हम फीस भी कम हो जाए। तो मुझे लगता है कि वो हमारी डिमांड जो है, वो वाजिब नहीं है। हमको सरकार को बोलना चाहिए कि ये सारी सुविधाएँ तुम सरकारी स्कूल में दो। बिल्कुल। डिमांड वाजिब नहीं है। हमको कहना चाहिए मेरा बच्चा प्राइवेट में क्यों जाएगा? मैं टैक्स भर रहा हूँ। आप समझिएगा, हुँ, मैं इनकम टैक्स भर रहा हूँ, मैं जीएसटी भर रहा हूँ, मैं सारे तरह के टैक्सेस भर रहा हूँ, काहे के लिए भर रहा हूँ? इसीलिए कि मुझे सोशल सिक्योरिटी मिले। सोशल सिक्योरिटी मुझे कहाँ से मिल रही है? उसके लिए मैं म्यूचुअल फंड में पैसे लगा रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि मुझे फिजिकल सिक्योरिटी मिले, पुलिस से मिलनी चाहिए, मैंने 2 गार्ड रख रखे हैं ऑफिस के सामने में। मैं चाह रहा हूँ कि मुझे पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिले, मैं अपनी कार से आना-जाना करता हूँ, मुझे तो सुविधाएँ मिल ही नहीं रही हैं। अगर हम सबको डिमांड करनी है, तो सरकारों से एकमात्र डिमांड ये करनी चाहिए कि प्राइवेट स्कूल से ज़्यादा बेहतर सुविधाएँ आप गवर्नमेंट स्कूल में दो, और उसकी फीस कम रखो। लेकिन सरकार से हम बात ही नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा हर साल 3000 से ज़्यादा स्कूल बंद हो जा रहे हैं, और जो प्राइवेट में सुविधा दे रहा है, हम उसको कह रहे हैं अच्छा, ये सुविधाएँ कैसे दी जा सकती हैं? सरकार से हम ये कहें कि आप फीस कम करने के लिए कहिए, और जो स्कूल फीस कम कर रहा है, आपकी बात मान रहा है, आप टैक्सेशन कम कीजिए। आपको जानकारी दे दूँ,
आप सिर पकड़कर बैठ जाओगे। मैं 2017 में सिंगापुर गया। 2017 वो साल है जहां सिंगापुर में जीएसटी जैसा एक लॉ आया। फ्लैट 5%, फ्लैट 5% लॉ था वो हर चीज पर, जिसमें उन्होंने मेडिकल को छोड़ रखा था, स्कूल को छोड़ रखा था, और वहां लोग आंदोलन कर रहे थे कि ये तो मनमाना है। आपको बता दूं, भारत में हमारे यहाँ पर एजुकेशन पर 18% जीएसटी है। हेलो, स्टूडेंट से 18% जीएसटी वसूल कर रही है सरकार। हम मेन मुद्दों पर बात नहीं कर रहे हैं। सरकार को बोलना चाहिए आप स्टूडेंट से क्यों पैसे वसूल करो, तो कमा नहीं रहा। नहीं, वो स्कूल में जो फीस भर रहा है, वो ट्यूशन में जो फीस भर रहा है, वो कोचिंग में जो फीस भर रहा है, उसका 18% सरकार ले रही है। क्यों ले रही है हमको पता नहीं। तो हमारी मांगे हम जायज कर लेंगे। क्वेश्चन सही डायरेक्शन में होंगे तो सही आंसर मिलेगा। रॉन्ग डायरेक्शन में हम चलेंगे तो शायद कहीं सही जगह पहुंच नहीं पाएंगे। शायद मेरी बात से आप सहमत हो, मुझे उम्मीद है। बिल्कुल सर, बिल्कुल आपकी बात से सहमत भी सरकार है। लगता है सर सरकार चाहती नहीं कि बच्चे पढ़ाई करें। अभी तो बातें हर कोई कर रहा है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जिस दिन हमारा चुनावी मुद्दा एजुकेशन, सरकार उसको लागू करेगी। मैंने देखा है कि सरकार हर उस चीज पर काम करने को तैयार है, हर सरकार जो उनका चुनावी मुद्दा है। स्कूल एजुकेशन को हमको चुनावी मुद्दा बनाना होगा। मेरे एरिया में कोई विधायक अगर आए तो मैं पूछूंगा इस बार तुम कितने स्कूल दे रहे हो। एमपी आए तो मुझे ये पूछना चाहिए कि तुमने इस बार स्कूल्स में क्या क्या काम करवाया है, ये बताओ। कितनी लाइब्रेरी बनी है, कहाँ कहाँ कंप्यूटर सुविधा है। ये शायद चीजें हो जाएंगी तो अपने आप चीजें बढ़िया हो जाएंगी। सरकार के पास खूब पैसा है। मानवाधिकार संरक्षण, जांच, अनुसंधान, प्रशिक्षण, परामर्श, कानूनी सहायता, सहयोग के लिए आज ही हमसे जुड़ें।